हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हो आप सभी। मैं दीपा आप सभी का आपके अपने चैनल दीपा मैथ्स पर आपका बहुत बहुत वेलकम करती हूँ। गाइस, हम जो है आरआरबी एनटीपीसी 2025 की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो प्रैक्टिस सेट हमारा जो है 3 है। आज हमारा प्रैक्टिस सेट कौन सा तीसरा चल रहा है। आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं, जितने भी रिलेटिव्स हैं, जितने भी जान पहचान वाले ऐसे जो आपकी एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं, तो आप उसको ये वीडियो जरूर शेयर कीजिए, जिससे उनका भी थोड़ा क्वेश्चन हो सके। तो क्वेश्चंस जो है हमारे जो प्रीवियस पेपर देख रहे हैं, प्रीवियस पेपर का हमारा आज फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस डेट डेट डैश 14 का स्क्वायर इक्वल टू 1015 है, तब 3 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर प्लस डेट डेट डैश 42 का स्क्वायर जो है वो किसके बराबर होगा। तो इसमें बोला है कि ये हमें दिया है कि 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस डेट डेट डैश 14 का स्क्वायर जो हमारा कितना है 1015 है। तो 3 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर प्लस डेट डेट डैश 42 का स्क्वायर किसके बराबर होगा। तो हमें ये वैल्यू दे करके हमसे ये वाली वैल्यू पूछी गई है। तो आप इस वाली सीरीज में देखिए, जो 3 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर प्लस डेट डेट डैश 42 का स्क्वायर है, ये हमसे क्या है पूछा गया है। ये हमसे क्या हुआ पूछा गया है। हमें इसमें सभी को 3 कॉमन दिखाई दे रहा है। हमें कितना कॉमन इसमें नजर आ रहा है, 3 कॉमन नजर आ रहा है। तो अगर मैं 3 का स्क्वायर यहां से कॉमन ले लूं तो यहां से मेरे क्या बचेगा 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, 3 जा 9 प्लस 14 3 जा 42। तो मेरी जो सीरीज आएगी वो अब ये आएगी 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस डेट डेट डैश 14 का स्क्वायर। सीधा सीधा ये नजर आया। इसकी वैल्यू हमें उसने कितनी दी है 1015। कितनी वैल्यू दी है हमें 1015। आगे हमारे पास कितना था 3 का स्क्वायर जो होता है वो हमारा 9 होता है। तो 9 से इसमें हम क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे। 9 5 जा 45, 9 और 4 13, 9 1 जा 9, तो 9135 इसका सीधा सीधा सिंपल सा हमारा आंसर हो जाएगा। गाइस, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि a रेसो b इक्वल टू 15 रेसो 16 है और b रेसो c हमारा 8 रेसो 25 है तथा c रेसो d हमारा 20 रेसो 9 है, तो a रेसो d का मान कितना होगा। देखिए a रेसो b कितना दिया है हमें 15 रेसो 16। कितना दिया है 15 रेसो 16। बी रेसो सी जो है, बी रेसो सी हमारा कितना है 8 रेसो 25। कितना है 8 रेसो 25। सी रेसो डी कितना है हमारे पास 20 रेसो 9। 20 9। ए बी की है 15 और 16, बी सी की है 8 और 25, सी डी की कितनी है 20 और 9। ये हमें रेसो का अनुपात दिया गया। इसमें एक शर्त है, एक कंडीशन होती है, एक हम फॉर्मूला यूज करेंगे इसमें, एक ट्रिक यूज करेंगे जिसमें क्या कंडीशन बैठती है हमारी कि जो वर्ड हमारा यहाँ पे लिखा होता है, जो भी हमारा यहाँ लिखा होता है वही हमारा कहाँ पे लिखा होना चाहिए यहाँ पे। मतलब इस तरह से क्या होना चाहिए क्रॉस। जो भी हमारा यहाँ पे लिखा होता है वो हमारा कहाँ लिखा होना चाहिए यहाँ पे। तो ये इस तरह से क्या बनना चाहिए हमारा क्रॉस। तो हमें ये कंडीशन शुरू में दे रखी है। अगर हमें ये कंडीशन शुरू में नहीं देकर रखते, वो अगर हमें ऐसे दे देते कि ए रेसो बी इतना है और सी रेसो बी इतना है, तो हम सी रेसो बी को उल्टा पलट के लिख देते बी रेसो सी। जब हम यहाँ पे पलट के लिखते तो हमें यहाँ भी पलट के लिखना पड़ता। इसमें हमें क्वेश्चन पलट के नहीं लिखने की जरूरत है क्योंकि हमें इस तरह से दिया हुआ है। ओके, आगे देखिए अब हमसे क्या पूछा है ए रेसो डी का मान कितना होगा। ए रेसो डी का मान पूछा है। देखिए पहले जो हमारी जो कटिंग है वो कटिंग कर लेते हैं। जैसे कि 5 5 जा 55, 5 4 जा 20, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। और कटिंग ये 5 पे, ये 3 पे। और कुछ कटिंग हो रही है? और कोई कटिंग हमारी नहीं हो रही है। ये 5 से 5 कटिंग हो रही है अभी। तो इधर से हमारा कितना बचा 2 और इधर से कितना बचा हमारा 3। तो कितना आया यहाँ पे 2 बचा है, यहाँ पे 3 बचा है। अब देखिए हमसे क्या पूछा गया, अगर हम रेशो निकालते हैं ए बी सी डी,
अगर इस टाइप का आगे क्वेश्चन आएगा तो उसमें देखते हैं ABCD हमारे पास किस तरह से अंक रखे हुए थे, इस तरह से देखना समझना, इस तरह से हमारे अंक रखे हुए हैं, जैसे कि ये और ये हमने इस तरह से लिखे हुए हैं। हमें इसमें क्या करना होता है, जब हमसे ABCD का रेशो पूछा जाता है, जो हमारा ए होता है, जो हमारा ए होता है उन सब की हम की अगर इनकी मल्टीप्लाई कर दें, इन तीनों नंबर्स के हम आपस में मल्टीप्लाई कर दें, तो किसका नंबर आ जाता है, हमारा ए का। अगर जो हमारा डी होता है लास्ट वाला, इन सब की जो हम मल्टीप्लाई कर दे, जो भी यहाँ नंबर है इन नंबर्स की हम मल्टीप्लाई कर दे, तो वो हमें किसकी वैल्यू मिल जाती है, डी की। आइए बी की, ये जो है यहाँ वाले नंबर और इस वाले नंबर को और इस नंबर को, इन तीनों नंबर को अगर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो यहाँ रेस जो मिलती है हमें वैल्यू किसकी मिलती है, ये वाली बी की। किसकी वैल्यू मिलती है यहाँ पे, बी की। ये वाली वैल्यू किसकी मिली थी हमें, ए की। ये वाली किसकी वैल्यू मिली थी हमें, डी की, मल्टीप्लाई करने पे। ये किसकी मिलती है इस तरह से, बी की। और एक इस तरह से ये वाली, ये भी किसकी है, ये वाली हमारी डी की। ये वाली किसकी है, हमारी डी की। इनके आपस में अगर मैं मल्टीप्लाई कर देती हूँ तो ये हो जाती है डी की। इसे बोलते हैं हम बर्फी। ये बर्फी बनी है ना एक, बताइए कौन सी बर्फी बनी है, सूजी की। तो इस तरह की ए की वैल्यू अगर हम इनकी मल्टीप्लाई करेंगे, बी की वैल्यू अगर हम इनकी मल्टीप्लाई करेंगे, ये वाली, सी की, ये सी की है, सी की वैल्यू ये, जब हम इनकी मल्टीप्लाई कर देंगे, और डी की वैल्यू ये। तो हमसे क्या पूछा गया है, ए और डी की वैल्यू पूछी गई है। तो ए वाली और डी वाली कौन सी, हमारी ये वाली और ये वाली। तो इधर क्या बच रहा है हमारे पास, सिर्फ और सिर्फ 2 बच रहा है। और इधर क्या बच रहा है हमारे पास, सिर्फ और सिर्फ 3 बच रहा है। इधर क्या बच रहा था हमारे, सिर्फ और सिर्फ 3। तो ये 2:3 जो हो जाएगा हमारा A/D, मतलब इधर वाली मल्टीप्लाई करी तो 2 और इधर वाली मल्टीप्लाई करी तो 3। ये हमारा क्या हो जाएगा, इसका सीधा सीधा आंसर हो जाएगा। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका। 2 मीटर गहरी व 21 मीटर चौड़ी एक नदी के प्रवाह की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा। ये 2:3 हमारा ये वाला आंसर हो जाएगा इसका। ओके, सिंपल सिंपल 2:3 ये वाला आंसर हो जाएगा। आगे बोला 2 मीटर गहरी व 21 मीटर चौड़ी एक नदी के प्रवाह की चाल जो है 5 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो 10 मिनट में समुद्र में कितने किलोलीटर पानी गिरेगा। देखिए 2 मीटर गहरी है और 21 मीटर चौड़ी है। 2 मीटर क्या है, गहरी है, और 21 मीटर क्या है, चौड़ी है। आगे क्या बोला है इन्होंने, एक नदी के प्रवाह की चाल कितनी है, 5 किलोमीटर प्रति घंटा है। कितनी है इसकी नदी की चाल, 5 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो 10 मिनट में समुद्र में कितनी हो जाएगी। देखो 2 मीटर गहरी है, 21 मीटर चौड़ी है, L/B, L/B में तो बहेगी जब नदी है, तो इसका जो एरिया होगा कितना आएगा इसमें, 5। कितने की स्पीड से बह रही है, 5 किलोमीटर प्रति घंटा। 5 किलोमीटर प्रति घंटा को अगर मैं मीटर में चेंज करती हूँ तो 5/18, और 10 मिनट में बहाना है हमें इसका पानी। और ये कितना हो गया, मिनट है, सेकंड में चेंज करने के लिए 60 से क्या कर दूं, मल्टीप्लाई। अब देखिए 21 दूनी 42, ये यहीं से कटिंग कर देते हैं। 6 तिया 18, 6 से कितनी हुई यहाँ 10 पे, 3 से कटिंग हुई ये वाली 7 पे। बाकी जो बचे हुए सभी की मल्टीप्लाई करते हैं। 7 2 जा 14, 14 5 जा 70, 75 जा 350, और आगे कितनी 2 जीरो हमारे पास, ये हमारा किलोलीटर इसका जो है पानी आएगा, मतलब कि 35,000 हमारा ये कितना हो जाएगा, इसमें किलोलीटर पानी आएगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर जो डी है इसका सिंपल सिंपल सा हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 4 से नेक्स्ट क्वेश्चन है। एबीसीडी एक वर्ग है, एक्स ए बी का मध्य बिंदु है, बीसी पर बिंदु वाई इस प्रकार है कि बी वाई बराबर 1/3 बीसी है। यदि जो ट्रायंगल बनता है बी एक्स वाई का क्षेत्रफल जो है 300 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो एसी के विकर्ण की लंबाई बतानी है। देखिए एबीसीडी क्या है, एक वर्ग है। वर्ग आप सभी को पता है कि जिसकी चारों भुजाएं हमारी बराबर होती है वो क्या होता है, हमारा वर्ग। जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती है वो क्या होता है, हमारा वर्ग। इन्होंने कहा एक्स जो है ए बी का, ए बी है इसका नाम, तो ए बी सी डी जो वर्ग है वो ए बी सी डी है। ए बी का जो मध्य बिंदु यहाँ पे होगा ए बी का, और ए बी का मध्य बिंदु कितना बताया, एक्स।
अब बोला यदि बीसी जो है बिंदु y इस प्रकार है कि बी वाई इक्वल टू है 1/3 BC। देखो b पे और x पे कोई बिंदु y इस प्रकार है कि जो बी वाई होगा, इन्होंने बोला है बी वाई जो होगा वो 1/3 BC के होगा, 1/3 BC के होगा। अगर देखो यहाँ पे BC मल्टीप्लाई में तो ये किधर आएगा, BC डिवाइड में ये हो गया 1/3। इसका मतलब है BC है ये। बी वाई की वैल्यू कितनी है 1 और BC की वैल्यू कितनी है 3। इसका मतलब यही तो है, मतलब कि बी वाई की वैल्यू है 1 और BC की है पूरी की पूरी हमारी BC की वैल्यू कितनी है 3। ये वाली वैल्यू कितनी है बी वाई की 1 और BC की कितनी है 3। अगर BC की 3 है, ये वाली देखिए, अब अगर मैं ये एरिया बताया इसने BXY, यही वाला एरिया बताया ना BXY, तो BXY इसका जो क्षेत्रफल है, जो ये वाला क्षेत्रफल है, ये कितना दिया है 300। कितना दिया है ये 300। अब देखिए पूरी की पूरी जो लाइन है, अगर मैं इसको रेशो से हटाऊं तो इसे मैं कितना मान सकती हूँ 10 और इसे कर सकती हूँ 30, एक जीरो बढ़ा दी मैंने। अब देखिए जो ये पूरी की पूरी लाइन कितनी है BC 30, BC पूरी की पूरी लाइन कितनी है 30, और जो ये इसका हाफ पॉइंट था, वर्ग की तो चारों भुजा कितनी रहेंगी 30-30 रहेंगी, क्योंकि चारों भुजा कैसी होती है हमारी वर्ग में इक्वल होती है। तो BC ये सारी लाइन कितनी रहेंगी हमारी बराबर बराबर रहेंगी। अगर ये पूरी की पूरी 30 है तो ये भी 30, ये भी 30 और ये भी 30। अब BX जो है हमारा, BX जो है ये हाफ पॉइंट था, इसमें कहा था इन्होंने जो X है AB का मध्य बिंदु है, अगर पूरी की पूरी 30 है तो ये कितनी हो जाएगी 15 और ये भी कितनी हो जाएगी 15। देखिए यही खेल। अब इस वाले का एरिया कितना दिया है त्रिभुज का 300, एरिया कितना दिया है त्रिभुज का 300, इसका जो एरिया दिया है वो कितना दिया है 300। अब हमारे पास त्रिभुज का एरिया का फॉर्मूला होता है, जो त्रिभुज का एरिया होता है इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। एरिया हमें कितना दिया है इसका 300, 1/2 बेस, देखिए बेस कितना है इसका, हाइट तो ये हो जाएगी, बेस ये है, तो 15 इंटू 10, 15 इंटू 10। इसमें मैं क्या कर सकती हूँ, अगर मेरे रेशो था तो रेशो में हम क्या कर देते हैं एक्स लगा देते हैं, रेशो में हम क्या करते हैं एक्स लगा देते हैं। तो अगर मैं इसमें भी एक्स लगाऊं और इसमें भी एक्स लगाऊं तो ये कितने हो जाएंगे हमारे एक्स एक्स, रेशो में क्या लगाते हैं हम एक्स लगा देते हैं। कर तो हम इसे सिंपल तरीके से भी देंगे, लेकिन आपके समझने के लिए मैंने क्या लगाया एक्स लगा दिया। अब देखिए 15 की इसमें कटिंग हो रही है कितने पे 15 पे, वो 5 पे, ये वाली 15 5 जा 75, या यहीं से कटिंग कीजिए, 5 से ये कितने पे कटेगा 60 पे, 15 से ये कितने पे कटेगा 4 पे। तो यहाँ x कितने हो गए 2 एक्स स्क्वायर होगा, और इधर कितना है 4, तो x की वैल्यू कितनी आएगी, 4 का वर्गमूल होता है 2, 4 का वर्गमूल कितना होता है 2। अब इन्होंने पूछा था AC के विकर्ण, AC जो है विकर्ण, ये वाला जो विकर्ण है इसकी लंबाई बताइए। अब देखिए इसकी लंबाई, मतलब कि क्या पूछा हमसे, वर्ग का विकर्ण पूछा है। अगर मेरे पास x की वैल्यू कितनी है 2, तो ये कितनी हो जाएगी मेरे पास, पूरी की पूरी जो लाइन थी 30 थी, तो 30 दूनी 60, 30 दूनी 60। विकर्ण बराबर क्या होता है, अगर मैं विकर्ण बताऊं, अपनी पाइथागोरस देखो, नया फॉर्मूला तैयार नहीं करते, पाइथागोरस देखो, ये है हमारा विकर्ण, ये है हमारा विकर्ण, ये हमारा बेस, ये हमारी हाइट, ये हमारा विकर्ण हुआ, ये हमारा बेस हुआ, ये हमारी हाइट हुई। ये एंगल सभी को पता है 90-90 डिग्री के बनते हैं, एंगल कितने कितने डिग्री के बनते हैं 90-90 डिग्री के बनते हैं। अब देखिए ये पूरी की पूरी क्या है हमारी बेस, ये है हमारी हाइट, ये है हमारा कर्ण। अब इसमें कर्ण को आधार, जो विकर्ण होता है ये कर्ण होता है, अगर मैं आधार का स्क्वायर करूं प्लस इसका ऊंचाई, हाइट जो है ऊंचाई, तो ऊंचाई का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ऊंचाई कितनी है हमारी 30 दूनी 60, वैल्यू पुट करूंगी ना, 30 गुना 2 30 दूनी 60 हो जाएगी, मतलब कि 60 का स्क्वायर, ये भी विकर्ण का स्क्वायर होता है। आधार कितना है हमारा, ये हमारा आधार, आधार भी 30 ही है, तो 30 दूनी 60 का स्क्वायर, यही तो होगा।
अब देखो 60 का स्क्वायर कितना होगा 3600, ये भी 3600, कितना हो गया 7200। या मैं क्या लिख सकती हूँ इसको 60√2, 3600 को 3600 प्लस 3600, 3600 का कितना बाहर निकल जाएगा 60, और अंदर क्या रह जाएगा √2, क्योंकि 3600 दूनी 7200 हो जाएगा ना। 3600 का बाहर कितना आ गया 60 और बचा √2, तो 60√2 जो है इसका विकर्ण हो जाएगा। सिंपल सिंपल ये क्या हो जाएगा हमारा विकर्ण, क्या हो गया ये हमारा विकर्ण 60√2। सिंपल सिंपल इसका ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में 62 डिवाइड बाय 5 माइनस 8/9 इंटू 18/7 इंटू 7/5 प्लस 5/4 इंटू 16/25। इसमें ये हमें सभी को पता है कि बोर्ड मास रूल लगेगा। कौन सा रूल लगेगा बोर्ड मास। आप सभी को पता है बी से ब्रैकेट, ओ से ऑफ, डी से डिवाइड, एम से मल्टीप्लाई, ए से एडिशन और एस से सब्ट्रैक्शन। अब देखिए सबसे पहले हमें क्या करना है ब्रैकेट। ब्रैकेट कहां पर है हमारे पास ये वाला, ब्रैकेट कहां पर है हमारे पास ये वाला। देखिए ब्रैकेट 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 9 2 जा 18, ये है हमारा 62 डिवाइड बाई 5 ये आया, आगे माइनस 8 2 जा 16, 7 1 जा 7 इंटू 7/5 प्लस इसमें कटिंग करते हैं 4 4 जा 16 और 5 5 जा 25, तो कितना आएगा 4/5, कितना आएगा हमारे पास 4/5। अब हमारे पास क्या करेंगे हम मल्टीप्लाई, पहले क्या करना है अब हमें मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई देखते हैं 7 से तो 7 कट आउट हुआ, 62/5 माइनस यहां से कितना बचेगा 16/5 प्लस 4/5। जब सभी के नीचे सेम संख्या हो, जब सभी के नीचे सेम हो तो सेम ऐसी का ऐसी उतार देता है और ऊपर वाले भी ऐसी ही उतार देते हैं। 62 माइनस 16 प्लस 4, 62 और 4 66, 66 में से 16 घटाइए कितना बचेगा, 66 में से 16 गए 50/5 और ये हुई कटिंग 10 पे, तो 10 जो है ऑप्शन नंबर डी हमारा सिंपल सिंपल क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 6, 2x प्लस 5y इक्वल टू 12 है, एक्स वाई की वैल्यू जो है 2 है, तो 8x³ प्लस 125y³ का मान कितना होगा। ऑप्शन हमें दिए गए हैं। देखिए इसमें सिंपल सा, या तो हम इसे इस तरीके से कर सकते हैं कि मैं इधर भी क्यूब करूं इधर भी क्यूब करूं, जो भी हमारे दोनों तरफ क्यूब करके जो भी फॉर्मूले अटैच करके एक्स वाई की वैल्यू वहां पुट करके इस तरह से निकाल दूं, या फिर मैं ऐसा करके देखती हूँ इसमें कि कोई भी एक्स या वाई की वैल्यू पुट करके देखती हूँ अपने माइंड से, और एक्स और वाई की वैल्यू पुट करने से दोनों जगह अगर हमारा मान सुटेबल हो जाता है, दोनों जगह हमारा अगर जो वैल्यू रखेंगे वो हमारी वेरीफाई हो जाती है यहाँ भी और यहाँ भी, तो हम उसी वैल्यू को कहाँ रख देंगे इसमें रख देंगे, तो हम आंसर इसका लेकर आ जाएंगे। देखिए इसमें हम वैल्यू रखते हैं, ये x की वैल्यू रख दी मैंने 5, तो 2 इंटू 5 प्लस y की वैल्यू रखी मैंने 5 इंटू, ये रखो 5, 5 दूनी 10 और 2 एकम 2, 5 दूनी 10, 2 एकम 2, मतलब x की वैल्यू कितनी रख दी 1 और y की वैल्यू कितनी रख दी 2, x की वैल्यू 1 y की वैल्यू 2, मेरा वेरीफाई हो गया 12 आ गया 2 और 10 को जोड़ के। ऐसी एक्स वाई, एक्स की वैल्यू कितनी है मेरे पास 1 और y की वैल्यू कितनी है 2, तो 1 2 जा 2, यहाँ भी मेरा वेरिफिकेशन ठीक ठाक हो गया। तो इसका मतलब जब मेरे दोनों जगह वेरीफाई हो गया तो मैं इस वाली वैल्यू को यहाँ पुट कर सकती हूँ, हाँ जी अब तो कर सकती हूँ मैं इसमें पुट। तो 8 एक्स की वैल्यू कितनी है हमारे पास 2, तो 2 की क्यूब करेंगे प्लस 125, नहीं एक्स की वैल्यू 1 है, एक्स की वैल्यू 1, 125, वाई की वैल्यू 2 है, ये पुट करेंगे रख देंगे। देखिए 8 1 की क्यूब 8 प्लस 125, 2 की क्यूब कितना होगा 8, 8 से मल्टीप्लाई कीजिए 8 5 जा 40, 8 2 जा 16 और 4 20, 8 1 जा 8 और 2 10,
8 में ये ऐड कर दूंगी तो कितना हो जाएगा 1008, इसका सिंपल सा आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा 1008 यानी कि 1008 इसका सीधा सीधा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। हमने क्वेश्चन नंबर 6 तक कर लिए हैं। लगभग लगभग एनटीपीसी में 30 क्वेश्चन आते हैं मैथ्स के, हम 30 क्वेश्चन ही करेंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और मैं अभी आगे आपसे क्वेश्चन कंटिन्यू करती हूँ। आइए क्वेश्चन नंबर 7 है। 25 मीटर ऊंची एक चट्टान के शीर्ष से मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण मीनार के पाद बिंदु के अवनमन कोण के बराबर है, तो मीनार की ऊंचाई क्या होगी। इन्होंने बोला है कि 25 मीटर ऊंची एक चट्टान के शीर्ष से 25 मीटर ऊंची एक 25 मीटर ऊंची एक चट्टान के शीर्ष से, ये क्या हमारी चट्टान है, ये कितनी चट्टान है 25 मीटर ऊंची। ठीक है, ये कितनी है 25 मीटर ऊंची एक हमारी चट्टान है। इसके शीर्ष से, शीर्ष हमारा ऊपर होता है, पाद बिंदु हमारा नीचे होता है। इसके शीर्ष से मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण, मीनार कोई है हमारी, मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण, इसके शीर्ष से मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण मीनार के पाद बिंदु से अवनमन कोण के बराबर है। जो इसका ये है अवनमन कोण की क्या रहेगा, ये वाला इसके बराबर रहेगा। जो ये वाला एंगल होगा वो इस वाले एंगल के क्या रहेगा बराबर। अब देखिए ये वाला एंगल अल्टरनेट एंगल से क्या हो जाएगा, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या रहेंगे बराबर। ये वाला एंगल भी कैसा है हमारा बराबर। अगर ये वाली लाइन हमारी 25 मीटर है तो ये वाली लाइन भी हमारी कितनी रहेगी 25 मीटर। ठीक भाई, ये वाली लाइन भी हमारी कितनी रहेगी 25 मीटर रहेगी। आगे पूछिए मीनार की ऊंचाई। मीनार की ऊंचाई तो ये पूरी की पूरी है, इस वाले को हम क्या मान लेंगे x इतनी को, और ये वाली कितनी हमारी 25 क्योंकि आमने सामने की इक्वल रहेगी। इसको हम क्या कह देते हैं d, इसको हम क्या बोल देते हैं d। ये वाला क्या हो जाएगा हमारा d। अब देखिए जब हमारा ये वाला कितना है हमारा d है, ये वाले एंगल कैसे है, दोनों के दोनों एंगल है हमारे बराबर। अगर मैं इनके नाम रख दूं ए बी सी डी ई, तो ये वाला एंगल जो निकालती हूं ये वाला और एक ये वाला, इन दोनों में डी कैसे रहेंगे, ये भी बराबर रहेंगे, और ये वाली लाइन कैसे रहेंगे, ये भी बराबर रहेंगी। इस वाले एंगल से देखो tan थीटा इक्वल टू, इस वाले की बात करती हूं अगर मैं tan, एक चीज बताइए लाल बटे कक्का किस किसने सुना है, लाल बटे कक्का, ये होता है लाल बट्टे में कक्का, ये होता है साइन कोस टेन, साइन का उल्टा कोसेक, कोस का उल्टा सेक और टेन का उल्टा कोट। तो हमसे किसकी वैल्यू पूछ रहे टेन थीटा, टेन थीटा बराबर होगा एल अपॉन ए। अब देखो एल होता है लंब, ए होता है आधार, एल क्या होता है लंब, के से होता है कर्ण, के से कर्ण और ए से आधार। अब देखिए इसमें लंब और आधार, साइन मतलब एल बटे के, तो लंब बटे आधार, तो साइन की वैल्यू कितनी हो जाएगी लंब बटे वो लंब बटे कर्ण, के से कर्ण है, कोस, कोस है ए अपॉन के, कोस कितना है ए अपॉन के है, तो ए अपॉन के मतलब कि आधार बटे कर्ण, टेन एल अपॉन ए मतलब कि लंब बटे आधार, कोसेक के अपॉन एल, अब उल्टा हो जाएगा ना के अपॉन एल, तो कोसेक कितना हो जाएगा कर्ण बटे लंब, सेक जो होगा के अपॉन ए मतलब कि कर्ण बटे आधार, कोट होगा ए अपॉन एल मतलब आधार बटे लंब। तो अगर हम इस वाली की वैल्यू में देखते हैं तो इसमें एल अपॉन ए, एल कितना है मेरे पास 25, ए कितना है मेरे पास डी, एल कितना है मेरे पास 25 लंब और आधार कितना है डी। ठीक है जी, आइए अब इस वाले त्रिभुज में अगर मैं बात करूं इसमें, तो इधर भी टेन थीटा बराबर, अब बताइए लंब कितना हो जाएगा मेरे पास 25 प्लस एक्स, 25 प्लस
एक्स, सॉरी सॉरी सॉरी, इसमें आएगा ये वाला, ये कितना है मेरे पास x, ये कितना है मेरे पास d, ये कितना है मेरे पास, अब क्या ऊंचाई कितनी हो जाएगी, लंब बट्टे आधार है ना, लंब कितना है मेरे पास x, आधार कितना है मेरे पास d, तो ये हो जाएगा x अपॉन में d। अब देखिए ये भी कितना टेन थीटा, ये भी कितना है टेन थीटा, दोनों की दोनों वैल्यू कैसी है मेरे पास टेन थीटा, तो 25 अपॉन डी बराबर कितने को हो जाएगा x अपॉन डी के, बराबर कितना हो जाएगा मेरे पास x अपॉन डी के। जब ये वाला टेन थीटा 25 अपॉन डी है, ये वाला टेन थीटा x अपॉन डी है, तो दोनों को दोनों किसकी वैल्यू है मेरे पास टेन थीटा की तो वैल्यू है। अगर ये दोनों आपस में बराबर लिखे हैं तो ये दोनों भी आपस में कैसे रहेंगे, बराबर रहेंगे। अब देखिए डी से तो डी कट जाएगा, डी से डी कट आउट हुआ, तो 25 बराबर x, 25 बराबर x आया आपको सबको समझ में, 25 बराबर कितना आ गया x। अब ये x की वैल्यू कितनी मिलेगी मुझे 25। इन्होंने क्या पूछा था, मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई तो पूरी कंप्लीट थी, 25 ये 25 ये 25 और 25 50 मीटर जो है मीनार की ऊंचाई, सिंपल सिंपल इसका आंसर हो जाएगा। जिसको भी ये नहीं पता वो इससे जरूर लिखे, इसमें और जो बाकी के क्वेश्चंस आएंगे ट्रिग्नोमेट्री के उसमें बहुत ज्यादा ये हेल्पफुल रहेगा। जिसे नहीं पता वो यहां से जरूर लिखे इसको, आगे के क्वेश्चंस में ये बहुत हेल्पफुल में रहेंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 मेजों का लागत मूल्य, लागत मूल्य जो है सभी को पता है, जो हम चीज को खरीदते हैं, जो हम खरीद के लाए कॉस्ट प्राइस, उसे कहते हैं लागत मूल्य है। 5 मेजों के विक्रय मूल्य के बराबर है, विक्रय मूल्य होगा जब हम बेचते हैं मतलब सेलिंग प्राइस, तो विक्रय मूल्य हो सेलिंग प्राइस के बराबर है, तो प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। देखो 8 मेजों का लागत मूल्य मतलब कि 8 का जो है सीपी है, 8 का कितना है सीपी, लागत मूल्य मतलब कॉस्ट प्राइस जो हमने खरीदा। 5 मेजों के विक्रय मूल्य मतलब जो हमने बेचा एसपी, 5 मेजों का एसपी के बराबर है, तो दोनों क्या रख दिए मैंने बराबर रख दिए। अब यहां से कंडीशन बनी सीपी, ये एसपी इधर मल्टीप्लाई में नीचे डिवाइड में आया, ये 5 ये मल्टीप्लाई में 8 इधर डिवाइड में आया। इसका मतलब कोई चीज 5 में खरीदी गई है, कॉस्ट प्राइस कितना है 5 और सेलिंग प्राइस कितना है 8, मतलब कि कोई चीज जो है हमारी 5 रुपए में तो खरीदी गई है, 8 रुपए में बेची गई है, तो सीधा सीधा सभी को क्या पता चला कि 3 रुपए का क्या कर लिया प्रॉफिट कर लिया। कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ 3 रुपए का। कोई चीज 5 रुपए में खरीदी है, जो कॉस्ट प्राइस हुआ 5 हुआ और सेलिंग प्राइस कितना हुआ 8, मतलब कि सीधा सीधा से जो है 3 रुपए का क्या हुआ प्रॉफिट। अब सीधा सीधा जो 3 रुपए का प्रॉफिट हुआ है तो इन्होंने पूछा प्रॉफिट परसेंट कितना हुआ है, परसेंट में बताइए कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ है 3 रुपए का। जितने रुपए की भी हमने खरीदी थी उस पर प्रॉफिट करेंगे, कितने रुपए में खरीदी 5 रुपए में, तो 5 रुपए में इसका प्रॉफिट हुआ, और परसेंटेज निकालने के लिए कितने से मल्टीप्लाई कर देते हैं हम 100 से। ये 5 से कटेगा 20 पे, 23 जा 60, मतलब कि 60% का क्या हुआ है मुझे सिंपल सिंपल आया प्रॉफिट हुआ है, 60% का कितना हो गया मुझे इसमें प्रॉफिट हो गया। आइए क्वेश्चन नंबर 9 है नेक्स्ट क्वेश्चन, 4024 का वर्गमूल, इसे वर्गमूल बोलते हैं अंडर रूट इक्वल टू है 68, मतलब कि 4024 का स्क्वायर रूट कितना दिया है 68 दिया है। आइए 46.24 प्लस 0.4624 प्लस 0.004624 इन सभी को हम अगर ऐड करते हैं तो वैल्यू कितनी आती है। अब देखिए अगर मैं इसमें बताती हूं, इसकी वैल्यू हमें सिंपल दी है, एक चीज देखो सीखिए, 4064 की वैल्यू कितनी दी है हमें 24 है, 24 की वैल्यू कितनी है 68, ये वाली वैल्यू कितनी दी है 68। अगर मैं देखो यहाँ पे पॉइंट लगा रही हूं, सभी को पता है कि कितनी संख्या के बाद पॉइंट लगा दिया मैंने 2 संख्या के बाद, कितनी संख्या के बाद लगा पॉइंट 2 संख्या के बाद। अगर 2 संख्या के बाद पॉइंट है तो नीचे कितनी जीरो लगाऊंगी इस पॉइंट को हटाने के लिए 2 जीरो, कितनी जीरो लगेगी नीचे 2 जीरो, जितनी संख्या के बाद भी पॉइंट होता है उतनी जो हम जीरो लगा देते हैं। और हमेशा ध्यान रखना पॉइंट जो हम इधर से गिनते हैं, जो हमारी यूनिट डिजिट की तरफ से हम गिनते हैं, मतलब कि इकाई के अंकों की तरफ से हम जो है पॉइंट को गिनेंगे। तो 1 2 2 संख्या के बाद हमारा पॉइंट है तो 2 जीरो हमने लगा दी, ठीक है जी। अब देखो 2 जीरो लगा दी, 4
4024, 4024 सिंपल ऊपर का लिखा गया, उसकी वैल्यू कितनी है 68। अब देखिए 100, 100 जो है किसका होता है, वर्गमूल 10 का। आप सभी को पता है 10 10 जा 100 होता है, तो वर्गमूल अगर मैं इसका बाहर निकल लूंगी तो कितना है 10, और 4024 का हमें गिवन दिया था इन्होंने 68। तो हमारा ये चीज बन गई थी ना 4624, 4624 बन गई। 100 हमने पॉइंट हटा के लगाया, 100 का जो हमारा बाहर निकल लेंगे वर्गमूल से कितना निकला 10। अब नीचे कितनी जीरो आई हमारे पास, एक जीरो। नीचे कितनी जीरो आई हमारे पास, एक जीरो। वही सिंपल प्रोसेस चलेगा जैसे हमने जीरो लगाई थी। अब हमें जीरो हटा के पॉइंट लगाना है, तो एक के बाद क्या लगा देंगे, पॉइंट। एक के बाद पॉइंट लगाएंगे, पॉइंट भी पीछे से गिना जाएगा, तो पॉइंट हमारा एक के बाद कहा जाएगा, यहाँ पे। मतलब कि 6.8, एक के बाद क्या लगा दिया मैंने, पॉइंट। एक संख्या के बाद क्या लगा दिया मैंने, पॉइंट। तो इसकी वैल्यू कितनी आई, 6.8। ऐसे जब मैं इसमें करूंगी, अब देखो कितने अंक लिखे हैं इसके आगे, 4 अंक लिखे हुए। जब 4 अंक होंगे तो नीचे कितने जीरो लगेंगे, 4 जीरो लग जाएंगी। मतलब कि नीचे कितना हो जाएगा हमारा, 10,000 हो जाएगा। जब 2 जीरो की हमने एक जीरो बाहर निकाली, तो 4 जीरो की कितने जीरो बाहर निकाल देंगे हम, 2 जीरो। इसका मतलब यहाँ पे कितना आ जाएगा हमारा 100। यहाँ पे कितना होएगा फिर हमारा 100। जब दो के बाद एक के बाद पॉइंट लगाएगा, अब कितनी संख्या के बाद पॉइंट लगाएंगे हम, 2 के बाद। इसका मतलब ये कि जितने भी हमारे यहाँ पे वो लिखे रहेंगे संख्या, उन संख्या की हम क्या करेंगे, आधी, और उतने के बाद क्या लगाएंगे, पॉइंट। इसका मतलब यही तो था। हमारे नीचे यहाँ 2 थी, 2 के बाद पॉइंट था, तो 2 का आधा कितना हुआ, 1। 1 के बाद पॉइंट लगाया था 6.8। यहाँ कितनी है, 4। 4 संख्या लिखी है पॉइंट के बाद, 4 का आधा कितना होगा, 2। तो इसका मतलब 2 के बाद हम पीछे से पॉइंट लगाएंगे। यहाँ कितनी संख्या लिखी हुई है हमारी पॉइंट के बाद में, 6। कितने नंबर है इसमें, 6। 6 का आधा कितना होगा, 3। तो हम 3 संख्या के बाद में क्या लगा देंगे, पीछे से पॉइंट गिनेंगे। देखिए अब ये कितना है, 6.8 आया। ये कितना है, 6.8। पॉइंट के नीचे हमेशा आपको पता है कि पॉइंट के नीचे हमेशा क्या लगाएंगे, पॉइंट। पॉइंट के नीचे क्या लगाएंगे, पॉइंट। पॉइंट के नीचे पॉइंट। अब देखो 4624 4 संख्या है, 4 में का आधा हुआ 2, तो 2 के बाद क्या लगेगा, पॉइंट। तो 2 के बाद देखो 68 है, 68 के 2 संख्या के बाद क्या लगाना है हमें, इसमें पॉइंट लगाना है। तो एक संख्या, 2 संख्या, 2 संख्या के बाद यहाँ पे पॉइंट लगेगा। मतलब कि 0 पॉइंट से पहले तो हम लगा सकते हैं ना 0, तो 0.68। 0 पॉइंट के नीचे पॉइंट 68। आगे देखिए कितनी संख्या लिखी हुई है पॉइंट के बाद में, 6। संख्या कितनी है, 6। 6 का आधा हुआ 3। इसका मतलब कि 68 में 3 के बाद हम क्या लगा देंगे, पॉइंट लगाएंगे। 3 के बाद क्या लगाएंगे हम, पॉइंट। अब देखो 68 था, ये रहा 68। 3 संख्या के बाद पॉइंट लगेगा। संख्या कितनी है हमारे पास, 2। तो 0 अगर मैं इससे पहले लगा दूं, कोई फर्क पड़ेगा संख्या पे, 0 1। अगर हमारे पास 1 है तो हम उसके आगे 0 लगा देते हैं, 2 है उसके आगे 0 लगा देते हैं। जैसे कि मैं आज प्रैक्टिस सेट 3 करा रही हूँ, तो 3 के आगे मैंने क्या लगा रखी है, 0। हम पहले तो 0 लगा सकते हैं, लेकिन बाद में नहीं लगा सकते, क्योंकि बाद में लगाते तो उसको भैया मान बढ़ गया, 10 बन गया एकदम। तो पहले हमने 0 लगाई, कितनी संख्या होगी मेरे पास, ये 3। जितनी भी संख्या करनी है, 4 करनी है, 5 करनी है, जितनी भी करनी है उतनी हम पॉइंट इधर को मतलब 0 लगा देते हैं। तो मुझे कितनी पॉइंट की चाहिए थी, 3 की। 3 अंकों की मेरी संख्या बन चुकी है। और मैं यहाँ क्या लगा दूंगी, पॉइंट, और इससे पहले हम 0 लगा सकते हैं। तो इसका मतलब पॉइंट के नीचे पॉइंट रखा, इधर वाली 0, ये 0 6 8। इन सभी को क्या करना है, मुझे ऐड करना है। इन सभी को क्या करना है, मुझे ऐड करना है। यहाँ तो कुछ नहीं है 0, यहाँ कुछ नहीं है 0। 8 और 6 14 का 4 कैरी गया 1। 8 और 6 14 और 1 15 का 5 कैरी गया 1। 6 और 1 7, और पॉइंट के नीचे हमारा पॉइंट। तो 7.548, 7.548 ऑप्शन नंबर जो सी है हमारा सीधा सीधा क्या हो गया, आंसर हो गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, यदि कुछ आंकड़ों में माध्य और माध्यिका का अनुपात 4:5 है, तो इसके माध्य और बहुलक का अनुपात कितना होगा। देखिए यदि कुछ आंकड़ों में माध्य और माध्यिका का अनुपात कितना है, माध्य को हम m लिख देते हैं, माध्यिका को हम me लिख देते हैं, और बहुलक को हम चलो b लिख देते हैं। ठीक, b लिख दिया मैंने इसको। इन दोनों का जो अनुपात है, ये मोड बोलते हैं बहुलक को, आप सभी को पता होगा।
अगर हिंदी मीडियम वाले हैं तो चलो बी लिख लेते हैं, और नहीं तो क्या बोलते हैं इसे, मोड। बहुलक को क्या बोलते हैं, मोड। मीन मीडियन मोड, मीन मीडियन मोड। तो देखिए हिंदी मीडियम वालों के लिए पहले माध्य और माध्यिका का अनुपात, मतलब कि मीन और मीडियन का जो अनुपात है वो कितना दिया है हमें, 4:5। एक फॉर्मूला आपने सभी ने जो सुना होगा, एक फॉर्मूला है जो आपने सभी ने सुना होगा, बहुलक बराबर होता है, मतलब कि मोड बराबर होता है 3 × माध्य -2 × माध्यिका, 3 × माध्य -2 × माध्यिका कितना होता है, 3 × माध्य, माध्य नहीं माध्यिका, यहाँ आएगी माध्यिका, माध्यिका बढ़िया। देखो याद करने का तरीका बताती हूँ, 3 × माध्यिका -2 × माध्य। देखो कैसे याद करेगा, जैसे कंफ्यूज हुआ था मुझे अभी, तो कंफ्यूजन मेरी कैसे दूर हुई, कैसे देखा मैंने, 3 कैसा है वर्ड हमारा, बड़ा, 2 से बड़ा है, 3 और 2 तो सभी को याद रहता है, माध्य और माध्यिका को भी सभी को याद रहता है, लेकिन कंफ्यूजन होता है, कभी तो हम 3 के साथ माध्य लिख देते हैं, कभी हमें 3 के साथ माध्यिका याद आ जाता है, जैसा भी मैंने कंफ्यूजन में उल्टा लिख देता। तो देखो इसे ठीक कैसे करते हैं, 3 वर्ड जो है बड़ा है, तो बड़ी वाली जो है माध्यिका और माध्य में क्या बड़ा लग रहा है देखने में, सोल्व करने में नहीं, देखने में क्या लग रहा है बड़ा, माध्यिका, और ये लग रहा है छोटा माध्य। तो 3 के साथ क्या रखेंगे, माध्यिका, और 2 के साथ क्या रखेंगे, माध्य, और दोनों के बीच में क्या है, माइनस। आइए देखिए, मीन मतलब कि माध्य और माध्यिका में जो अनुपात था 4:x था, तो इसका मैं अगर रेशो हटाती हूँ तो कितना हो जाएगा, 4x और 5x। अब देखिए इसमें माध्यिका कितनी है मेरे पास, 5x, तो 3 × 5x, आगे -2, जो माध्य कितना है मेरे पास, 4x, तो 2 × 4x, 3 5 जा 15x, -4 2 जा 8x, 15 में से 8 घटाऊंगी तो कितना आएगा, 7x। बहुलक की वैल्यू कितनी निकाली मैंने, 7x। अब पूछा माध्य और बहुलक का अनुपात कितना होगा, मतलब कि मीन और मोड का रेशो जो है वो कितना होगा, माध्य रेशो बहुलक, ये हमसे क्या है, पूछा गया है, मतलब कि मीन रेशो मोड हमसे पूछा गया है। माध्य कितना था हमारे पास, 4x, और अभी मोड हमने कितना निकाला है, 7x, x से x कटेंगे तो 4:7, इसका ऑप्शन नंबर सी सिंपल सिंपल सा हमारा आंसर हो जाएगा। अब किसी को भी माध्य और माध्यिका का जो ये फॉर्मूला है, जो ये हमारा फॉर्मूला है, उसको किसी को भी अब दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि मैंने पहले इसे उल्टा करके लिख के दिखाया था, कि जिससे कि आप अगर ये गलती करते हो तो आपको याद आएगा कि 3 × माध्यिका होएगा और 2 × माध्य होएगा, दोनों तरीके से मैंने इसमें थोड़ा सा दिखाया। तो 4:7 हमारा क्या आया, इसका आंसर आ गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11 है, 24 + 7.2 डिवाइड 8 - 3 × 2.3 + 5 कितना होगा। देखो बोर्ड मास, जैसे कि आपको सभी को पता है कि बोर्ड मास से मतलब बहुत क्वेश्चन आ रहा है, अभी एक इससे पहले भी करके आए हम बोर्ड मास का क्वेश्चन। तो बोर्ड मास में ब्रैकेट, ऑफ, डिवाइड, मल्टीप्लाई, एडिशन, सब्ट्रैक्शन। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, ब्रैकेट हमारे पास है नहीं इसमें, ऑफ हमारे पास इसमें है नहीं, तो हमें क्या लेना है, डिवाइड। डिवाइड कहाँ पे है हमारे पास, ये वाला। तो 24 + 7.2 डिवाइड 8 - 3 × 2.3 + 5। अब कीजिए, ये जो कट होएगा, 8 निम 72, 0.9, तो 24 + 0.9, 3 की इसमें मल्टीप्लाई कर देती हूँ, तो 3 3 जा 9, 3 2 जा 6 + 5। इसमें से अगर मैं इससे घटाऊंगी तो कितना बचेगा, 6, और बड़ी संख्या माइनस किया तो बड़ी संख्या माइनस में लिखेंगे, 6.0 + 5, मतलब कि 6 पूरा पूरा बच रहा है।
24 में से 6 घटाऊंगी कितना बचेगा 18, 18 में 5 ऐड करूंगी तो कितना आ जाएगा 23। तो इसका हमारा सीधा सीधा आंसर ऑप्शन नंबर 23 जो बी है वो 23 आंसर आ गया है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12 है, 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या और 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या का योग बताइए जिनका एचसीएफ कितना है 24 है। जिनका एचसीएफ कितना है 24 है। एचसीएफ कितना 24, इसका मतलब वो जो संख्या जो है 24 से हमारी विभाजित होनी चाहिए, मतलब कि 24 से वो वाली संख्या हमारी कटनी चाहिए, डिवाइड होनी चाहिए। 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, बड़ी से बड़ी संख्या देखो 1 और 9 में क्या है 9, 3 अंकों की कहिए तो 9 9 9, 3 अंकों की मिली हमें, क्या मिली बड़ी से बड़ी संख्या। अब 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या, 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या हमारी ये है। अब बोला है इनका योग बताना है जिसका जो एचसीएफ आएगा वो 24 होगा। तो 999 से पहले कौन सी संख्या ऐसी पड़ेगी जो हमारे 24 से डिवाइड रहेगी, देखते हैं। 999 से पहले 24, 24 चौका 96, 3 और 9, 24 से कम 24, 15। अगर मैं 999 में से 15 घटा देती हूँ तो मुझे छोटी से इससे मतलब इससे छोटी संख्या मिल जाएगी जो 3 अंकों की रहेगी। देखिए इसमें 2 कंडीशन किस तरह से बैठ रही है, कभी आप जोड़ दो। 999 से अगर मैं 15 घटाती हूँ, क्योंकि 15 जो बच रहा है मेरा शेषफल बच रहा है, 15 क्या बच रहा है मेरा शेषफल। अगर मैं 999 से 15 घटा दूंगी तो मुझे संख्या मिल जाएगी जो 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या रहेगी। अगर आप ये सोचते हो कि इसमें जो है 24 15 है, 24 होने में कितना और फालतू जोड़ दू मैं 9, कितना और फालतू जोड़ दू 9। अगर मैं 999 में 9 जोड़ूंगी, अगर मैं 999 में 9 जोड़ूंगी तो वो अंकों की संख्या कितनी बैठ जाएगी 4, क्योंकि 999 में 9 जोड़ने का मतलब है 1008 हो जाएगा। वो 1008 होने का मतलब कि वो कितने अंकों की संख्या हो जाएगी 4 अंकों की संख्या। तो 4 अंकों की संख्या हमें वो नहीं लेनी है। तो 999 से छोटी कौन सी रहेगी हमारी, इसमें से अगर मैं 15 घटाती हूँ, 999 में से अगर मैं 15 घटाती हूँ, 9 में से 5 गए 4, 9 में से 1 गया 8, 984 कितनी रहेगी वो छोटी अंकों की जो रहेगी इससे छोटी रहेगी 984। आपको पता चला 1008 क्यों नहीं लिया, क्योंकि वो जो है इससे 3 अंकों की संख्या नहीं होने की, वो कितने अंकों की हो जाएगी 4 अंकों की। अब बोलिए 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या कौन सी रहेगी। अब 4 अंकों की देखते हैं। देखिए अभी कितने की कमी पड़ रही थी इसमें, +9 की, +9 और कर दो 24 पहुंच जाएगा, +9 और कर दो तो कितना आ जाएगा 24। 24 अगर मैं 999 में ऐड कर देती हूँ, वो 9 में ऐड कर दे कितना आएगा 1008, 1008। 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या की बात करी थी, तो 4 अंकों की छोटी वाली संख्या यही तो है जो हमारी किससे रहेगी 24 से डिवाइड रहेगी। तो 1008 हमारी जो यहाँ वाली संख्या कितनी आएगी 1008। इन दोनों को क्या पूछा है हमसे, योग पूछा है। तो 1008 और ये है 984, निकालिए योग, 8 और 4 12 का 2 हासिल 1, 8 और 1 9 9 1 1992 ऑप्शन नंबर डी इसका सिंपल से क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 तक हमने कर लिया है, आगे के क्वेश्चन हम अभी कंटिन्यू करेंगे, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13 है, 100 व 200 के बीच आने वाली सभी संख्याओं का योग होगा जो 12 से विभाज्य हो। मतलब कि 100 और 200 के बीच की वे ऐसी कौन कौन सी संख्याएं हैं जो हमारी 12 से विभाजित रहेंगी। अब देखिए 100 और 200 के बीच की संख्याएं बोली गई है, 100 और 200 के बीच की संख्याएं हमसे बोली गई है। तो 100 व 200 के बीच की संख्याएं कौन कौन सी है। 100 के बाद जो 12 से विभाजित होता है 12 निम्मा 108, 12 निम्मा 108। अब देखो 200 से पहले कौन सी संख्या आएगी हमारी, 108 के बाद में कितना हो जाएगा 120। ऐसी हमारी 200 से पहले कौन सी संख्या रहेंगी जो 12 के टेबल से डिवाइड रहेगी 192।
कौन सी संख्या रहेगी हमारी 192। अब हमें इसमें पहले क्या निकाल देते हैं, हम एन संख्या निकाल देते हैं कि कितने पद हैं, जैसे कि 1 2 3। तो ऐसे इसमें कितने पद जो है हमारे बीच में आए होंगे जो हमारे 12 के टेबल से डिवाइड रहे होंगे। तो 12 के टेबल से डिवाइड रहे होंगे तो इसका एक सिंपल सा लॉजिक है कि जो भी संख्या हमारी लास्ट में लिखी होती है और जो भी संख्या हमारी स्टार्टिंग में होती है, मतलब कि लास्ट वाले नंबर में से हम स्टार्टिंग वाला नंबर माइनस करके जितने भी हमारा बीच का अंतराल है, अंतराल बोलते हैं जैसे कि 120 में से 108 गए 12, क्योंकि वो 12 के टेबल से विभाज्य कह रहा है, तो हर बार जो अंतर आएगा वो कितने का आएगा, 12 का आएगा। तो 192 में से पहले 108 माइनस करती हूं मैं, कितना है, 12 में से 8 गए 4, 8 और ये तो कुछ है ही नहीं, अब 84। जितना भी हमारा अंतराल है वो लिखेंगे, कितने का अंतराल रहेगा, हर बार 12 का और प्लस 1 कर देंगे। 12 सत्ते 84, 7 और 1 8। मतलब कि जो n की वैल्यू आई, जो मतलब हमारे पद पड़ेंगे 100 से लेके 200 के बीच में, मतलब कि 108 से 120 ऐसी 192 तक चलने पर 12-12 के गैप से तो हमें जो n मिलेंगे वो 8 मिलेंगे। अब देखिए हमारे पास n की वैल्यू आ गई है, तो हमें अब सीधा क्या निकालना है, सम। सम बराबर होता है n बाय 2 a प्लस एल। n कितना है 7 8, 8 अपॉन 2। a कितना था हमारा, a होता है स्टार्टिंग वाला नंबर और l होता है लास्ट वाला नंबर। तो a है हमारा 108 प्लस 192। 2 के टेबल से कटिंग हुई 4 पे, इन दोनों को ऐड करूंगी 300, 300 चौका 1200। हमारा सिंपल सिंपल ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, एक समबाहु त्रिभुज एबीसी की भुजा 28 सेंटीमीटर है। कोई समबाहु त्रिभुज होता है, समबाहु मतलब कि जिसकी समान बाहु हो, बाहु मतलब कि भुजा हो, जिसकी तीनों भुजा क्या रहेगी, समान रहेगी, समबाहु कहलाएगा। उसकी जो है भुजा कितनी है, 28 है। अगर ये 28 तो ये भी 28 और ये भी 28। इस जो त्रिभुज का नाम है, इस त्रिभुज का नाम है ए बी सी। आगे एक अन्य समबाहु त्रिभुज है, एक और त्रिभुज है जो सा ये भी क्या है, समबाहु है। मतलब कि इसकी भी भुजा कैसी है, सारी की सारी समान है। सम बाहु, सम मतलब समान, बाहु मतलब भुजा, जिसकी भुजा जो है समान रहे, मतलब कि समबाहु हो जाएगा। इस त्रिभुज का जो नाम है वो है पी क्यू आर। कि इस पी क्यू आर है, इसकी भुजा की माप क्या होगी, इसकी भुजा हमें नहीं दी। अगर एक एक्स है तो तीनों की तीनों क्या रहेंगी हमारी, एक्स 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 रहेगी। जिसका क्षेत्रफल जो दिया है त्रिभुज का एबीसी का, देखो जिसका क्षेत्रफल त्रिभुज एबीसी के क्षेत्रफल का 16 गुने के बराबर है। जो ये वाला क्षेत्रफल है, जो इसका क्षेत्रफल है, वो त्रिभुज एबीसी के क्षेत्रफल का 16 गुना के बराबर है। अगर इस वाले का क्षेत्रफल ए मान लू मैं, तो इसका कितना हो जाएगा 16a। यही तो है। या देखो ऐसा करता है, इन दोनों का अलग अलग निकालती हूं मैं। एबीसी का क्षेत्रफल और पी क्यू आर का क्षेत्रफल। अब देखिए क्वेश्चन, एक समबाहु त्रिभुज एबीसी की भुजा 28 सेंटीमीटर है। एक अन्य समबाहु त्रिभुज पी क्यू आर की भुजा क्या होगी, इसका क्षेत्रफल त्रिभुज एबीसी के क्षेत्रफल का 16 गुना है। 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 तो ये दोनों क्षेत्रफल अब कैसे हो जाएंगे, हमारे बराबर हो जाएंगे। अब देखिए समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है √3/4 भुजा का स्क्वायर। √3/4 भुजा का स्क्वायर, ये हमारा क्या होता है, समबाहु त्रिभुज के एरिया होता है। तो इसका एरिया मतलब कि 16 √3/4, इसकी जो भुजा दे रखी थी कितनी दे रखी है, 28, मतलब कि 28 गुना 28। ओके।
अब पी क्यू आर का क्षेत्रफल मतलब कि √3/4, इसकी हमें x मान ली थी भुजा, तो मतलब x गुना x, भुजा का स्क्वायर होता है ना। अब देखिए कटिंग करनी है, √3/4 कट जाएगा। अब हमारा क्या बचा इसमें, फैक्टर करके देखते हैं। इसको क्या लिख सकती हूँ मैं, 28, 28 का एक 28 बाहर निकलेगा। जब हमारे दो पेयर हैं तो इस दो पेयर में से मैं एक पेयर बाहर निकाल दूंगी, x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इधर एक तो 28 बचा। 16 को कितना लिख सकती हूँ मैं, 4 गुना 4। 16 को क्या लिख सकती हूँ मैं, 4 गुना 4। 2x का एक x लिख दिया, 2 28 से एक 28 लिख दिया। 16 को मैं क्या लिख सकती हूँ, 4 गुना 4, इसका मतलब एक 4 इसका यहां से बाहर आ जाएगा। इसकी मल्टीप्लाई इसमें करते हैं, 4 × 8 = 32, 4 दूनी 8 और 3 11, मतलब कि 112 जो है हमारी x की वैल्यू। सिंपल सिंपल ऑप्शन नंबर बी इसका सीधा सीधा आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 है। एक रेलगाड़ी 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से बेंगलोर रेलवे स्टेशन से मुंबई के लिए निकलती है। एक अन्य रेलगाड़ी है जो 100 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से बेंगलोर रेलवे स्टेशन से मुंबई के लिए चलती है। तो दूसरी रेलगाड़ी जो है पहली रेलगाड़ी से कितने घंटे बाद मिल जाएगी। अब देखिए एक जो रेलगाड़ी चल रही है, दोनों रेलगाड़ी पहले देखो कहां से कहां तक चल रही है, बेंगलोर रेलवे स्टेशन से मुंबई के लिए चल रही है। तो एक ये है, यहाँ पे मान लो ये हमारा क्या है, बेंगलोर का रेलवे स्टेशन है, और यहाँ हमारा मुंबई का रेलवे स्टेशन है। ओके, दोनों ये जो है हमारे रेलवे स्टेशन है, दोनों ट्रेन चल रही है। जो एक ट्रेन चली है वो चल रही है 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। ठीक है, ये कितने की चाल से चलती है, 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है। एक अन्य रेलगाड़ी 100 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से बेंगलोर रेलवे स्टेशन से ये है ना 1 घंटे बाद चलती है। एक अन्य रेलगाड़ी 100 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से बेंगलोर रेलवे स्टेशन से मुंबई के लिए 1 घंटे बाद चलती है। ये वाली जो चल रही है वो 1 घंटे बाद चल रही है। ठीक है, 1 घंटे बाद, 1 घंटे बाद ये चल रही है। अब देखिए एक रेलगाड़ी चली है जो हमारी किससे कौन से स्पीड से चली है, 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। दूसरी चली है वो चली है हमारी 100 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। जो दूसरी चली है वो कितने की चाल से चली है, हमारी 100 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चली है। दोनों की दोनों ट्रेन हमारी इधर ही मुंबई के लिए ही चल रही है। बिल्कुल मुंबई के लिए हमने दोनों ट्रेन यहाँ से चला दी। अब बोला गया जो दूसरी ट्रेन चली है वो पहली ट्रेन के 1 घंटे बाद चली है। अब वो पहली ट्रेन चली है 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। 80 किलोमीटर प्रति घंटा मतलब कि 1 घंटे में कितनी चल गई है वो 80। 1 घंटे में कितनी चल गई है, ये वाली जो ट्रेन है 80 किलोमीटर चल गई है। ये कितनी चल गई है जी हमारी, ओ सॉरी, 80 किलोमीटर चल गई है। कितनी चल गई है हमारी, 80 किलोमीटर चल चुकी है। अब कितनी बची है हमारी, अब ये 80 किलोमीटर तो चल चुकी है, कितने किलोमीटर की दूरी कवर करने से बच गई है, 100 किलोमीटर की पूरी दूरी है। क्वेश्चन थोड़ा अधूरा लिखा हुआ है। जो रेलवे स्टेशन और दोनों स्टेशन की जो बीच की दूरी है वो पूरी 100 है। ओके, पूरी की पूरी जो है 100 है। तो अब कितनी दूरी बच गई होगी यहाँ की, 20। दूरी कितनी बच गई है हमारी, 20। जब हमारी पहली ट्रेन 80 किलोमीटर चल चुकी है, जब हमारी पहली ट्रेन 80 किलोमीटर चल चुकी है, तब जाके हमारी दूसरी ट्रेन स्टार्ट हुई है। तब जाकर हमारी दूसरी ट्रेन क्या हुई है, स्टार्ट हुई है। तो ये कितने देर घंटे बाद इसको मिलेगी, कितनी दूरी चल दी बीच में, 80। कितनी दूरी चल दी बीच में, 80। तो इसको कितनी डिस्टेंस कवर करनी पड़ेगी, 80 तो करनी है, और आगे जो चलेगी वो चलेगी। तो 80 किलोमीटर जो इनकी बीच की दूरी है, दोनों की जब हमारी साइड एक तरह से होता है कि जब दोनों ट्रेन ऐसे चले तो चाल जो है हम माइनस को करते हैं, चाल में क्या करेंगे, हम माइनस करेंगे। अगर दोनों ट्रेन ऐसे चलती है मतलब आमने सामने को चलती है, तो दोनों की चाल क्या होती है, प्लस होती है। दोनों की चाल क्या होती है, प्लस होती है। आइए देखें इसे कैसे याद किया जाएगा कि दोनों चाल जब हमारी ट्रेन इधर को चलेगी
तो माइनस करना है। जब दोनों ट्रेन हमारी आमने सामने को आएगी, एक इधर से और एक उधर से, इधर को ऐसा आएंगी, तो वो हमारी चाल क्या रहेंगी, प्लस हो जाएंगी। देखो कैसे याद करते हैं, माइनस करना है, यहाँ पे प्लस करना है। कोई भी बंदा है, दो बंदे हैं, ये दोनों बंदे इस तरह से चल रहे हैं, दोनों बंदे कैसे चल रहे हैं, इस तरह से चल रहे हैं। कहते हैं जब दो बंदे साथ साथ चलते हैं तो किसी टाइम का पता नहीं चलता। कहीं हम घूमने जाते हैं, अगर हमें मान लो 1 किलोमीटर चलना है तो हमारे पैर दुखने लग जाते हैं, लेकिन जब दो बंदे एक साथ चलते हैं तो वहां पे हमें टाइम का पता नहीं चलता। जब हमें टाइम का पता नहीं चलता मतलब कि हमें क्या हुआ, कम, एक तरह से ही मान लो कि कम समय लगता है, एक तरह से क्या होता है, कम समय लगता है। अगर मैं देखो 5 और 3 दो संख्याएं हैं, दोनों को ऐड करती हूँ कितना आता है 8, दोनों को माइनस करती हूँ कितना आता है 2, दोनों को माइनस करती हूँ कितना आता है 2। मतलब कि दोनों को दोनों अगर ये हमारे बात करते हुए चल रहे हैं तो इन्हें टाइम का पता नहीं चला, इन्हें टाइम का पता नहीं चला। मतलब पता नहीं चला तो एक नॉन चीज होगी ना, कि कम चीज उसमें रही है, तो उसमें क्या रहेंगे हम, इसकी चाल को क्या कर देंगे, माइनस। अब एक बंदा इधर से आ रहा है, एक बंदा उधर से आ रहा है, एक बंदा ये चला इधर से, एक बंदा ये आया इधर से, दोनों आपस में एक दूसरे को, अगर मैं इधर से चलती हूँ, मेरा कोई फ्रेंड है उधर से आती है, तो मैं उसको हेलो करके ऐसे ही क्या कर जाऊंगी, सीधी निकल जाऊंगी। बस उसको ऐसे ही या तो स्माइल कर दूंगी या हाय बोल के सीधी क्या कर दूंगी, निकल जाऊंगी। तो इसमें जो मैं निकल चुकी हूँ सीधी की सीधी, तो मैंने जो है अपने टाइम क्या है, बचा लिया, मुझे क्या है, टाइम बचा लिया मैंने। तो उसमें जो बची हुई चीज है उसमें क्या रहेगा, दोनों के दोनों प्लस हो जाएंगे, क्योंकि मैं हाय करके सीधी निकल गई हूँ, तो मुझे अपने टाइम जो है चलता जा रहा है। तो इसलिए पता चला, तो इसमें प्लस क्यों करना है और माइनस क्यों करना है, दोनों की मैंने याद करने की ट्रिक भी आपको बता दी। अब देखिए 80 किलोमीटर की दूरी थी, दोनों अब चाल जो है हमारी इस तरह से चल रही है, तो दोनों की चाल क्या कर देंगे, माइनस। 100 में से 80 गए 20, 20 को अगर हम इससे डिवाइड करेंगे तो जो हमारा घंटे आएंगे वो कितना आएंगे, 4। क्योंकि टाइम बराबर क्या होता है, टाइम बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितनी कवर करनी थी, 80, स्पीड कितनी हो गई इनकी 20, तो टाइम कितना आएगा 4, 4 घंटे हमारा इसका ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 16 है, ए बी सी किसी काम को 5 दिन में, बी सी डी 10 दिन में, सी डी ए 15 दिन में, डी ए बी 30 दिन में पूरा करते हैं। मतलब कि अगर 3 बंदे हैं, ये ए बी सी, अगर ये तीनों काम करते हैं तो काम कितने दिन में पूरा हो जाता है, 5 दिन में। अगर बिठा दे बी सी डी तो काम कितने दिन में पूरा हो जाता है, 10 दिन में। अगर आ जाता है सी डी ए तो काम कितने दिन में पूरा हो जाता है, 15 दिन में। अगर है डी ए बी तो काम कितने दिन में पूरा हो जाता है, 30 दिन में। ए बी सी करते हैं 5 दिन में, बी सी डी करते हैं 10 दिन में, सी डी ए करते हैं 15 दिन में, डी ए बी कर देते हैं 30 दिन में। अगर मैं इन सबका एलसीएम निकाल लूं, एलसीएम कितना आएगा मेरे पास, 30। एलसीएम कितना आएगा मेरे पास, 30। ये 30 होगा, ये होगा टोटल वर्क। 30 क्या रहेगा, टोटल वर्क। जो भी हम एलसीएम लेके लाते हैं उसे बोलते हैं हम टोटल वर्क। और देखो 5 के टेबल से 30 कितने पे कट आउट होएगा, 6 पे। तो मतलब कि ए बी सी एक दिन में कितना कर लेंगे, 6। ये कटिंग होगी हमारी 3 पे, 15 के टेबल से कटिंग होगी हमारी 2 पे, और 30 के टेबल से कटिंग होगी 1 पे। अब एक चीज गौर करिए, क्वेश्चन में बोला हमसे ए बी सी डी, ये अब चारों से काम करवाना है, ए बी सी डी चारों आएंगे और चारों से हमें काम करवाना है। अब देखो अगर मैं इन सबको जोड़ देती हूँ, इन सबको जो मैं जोड़ देती हूँ, कितना आएगा जोड़ के, 6 और 3 9 और 1 10 और 2 12, कितना आया मेरे पास जोड़ के, 12। 6 3 9 और 2 11 और 1 12। अब देखो यहाँ पे एक कितने जब बार आया जुड़ के, इन सबको जोड़ के यहाँ देखते हैं एक कितनी बार जुड़ा है मेरे पास, 3 बार। ए 3 बार है, 3 ए। बी कितनी बार है मेरे पास, ये रहा बी, ये रहा बी, ये रहा बी, 3 बी है। सी कितना है मेरे पास, 3 ही सी है। और डी कितना है मेरे पास, 3 ही डी है। मतलब कि 3A प्लस 3B प्लस 3C प्लस 3D बराबर इन सबको जोड़ कितना आया मेरे पास, 12।
3 सभी में कॉमन है, तो a प्लस बी प्लस सी प्लस डी बराबर 12। 3 जो कॉमन है वो आ गया डिवाइड में। 3 से ही कटिंग हुई हमारी 4 पर, तो मतलब कि ए बी सी डी की वैल्यू कितनी निकल कर आई है हमारी 4। इन चारों से ही काम करवाना था। टोटल वर्क कितना है हमारे पास 30। टोटल वर्क कितना है 30। काम इन चार, ये 4 हो जाएगा, तो कटिंग करेंगे हम 2 15, 15 का आधा 7.5, 15 का आधा 7.5। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सिंपल सिंपल इसका आंसर हो जाएगा। कहां तक आए हम? क्वेश्चन नंबर 16 तक आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 17 से हम अभी कंटिन्यू करते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे के क्वेश्चंस कंटिन्यू करेंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 17 है नेक्स्ट क्वेश्चन। 150 मदों का माध्य 45 प्राप्त हुआ। यदि गणना करते समय दो मदों को गलत लिखा गया हो, जैसे कि 38 व 46 के बजाय 83 और 76 लिखा है, तो सही माध्य कितना होगा? देखिए इन्होंने बोला है कि 150 मद हैं, कोई 150 संख्याएं हैं, उनका जो माध्य है वो है 45। उनका माध्य कितना है? 45। और आगे बोला कि कुछ दो मद है वो गलत लिखे गए हैं, उनकी बजाय अगर ये लिखे गए हैं, मतलब कि 38 व 46 के बजाय 83 और 76 लिखा गया है। कितना लिखा गया है? 83 प्लस 76, मतलब दो संख्या ये हमारी गलती से लिखी गई है। लिखनी कितनी थी हमें? 38 व 46। ये दोनों संख्या हमें लिखनी थी, ये संख्याएं जो है हमारी गलती से लिखी गई है। तो इन वाली संख्याओं को हम बाहर निकाल के इन वाली संख्याओं को अगर उसमें ऐड कर दें तो संख्याओं पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि 150 में से दो संख्या बाहर निकालेंगे 148, फिर ये दो संख्या हम ऐड कर देंगे तो फिर 150 हो जाएगा। तो संख्या हमारी अभी भी कितनी रहेंगी? मद जो हमारे रहेंगे वो अभी भी 150 ही रहेंगे। इन दोनों को जो जोड़कर आएगा वो आएगा 159। इन दोनों को जोड़कर आएगा 84। और हमारा 159 है, ये हमारा गलती से जो है हमने ऐड कर लिया, लेकिन हमें ऐड कितना करना था? 38 और 46। हमारी जो कुल गलती हुई है वो कितनी हुई है? 75 रुपए की। जो 75 रुपए है, वो जो 75 है, सॉरी रुपए नहीं, जो 75 है वो हमारे मतलब टोटल त्रुटि में देखा जाए कि 675 का जो है हमारे इसमें बीच में क्या हुआ है? घपला हुआ है। 75 जो 75 है, 75 है, उसका क्या हुआ? घपला हुआ है। होना कितना था? 84, हो कितना गया? 159। तो कितना फालतू ऐड हो गया हमारा? 75। कितना फालतू ऐड हो गया? 75। मतलब कि कुछ ना कुछ जो है हमारा फालतू हुआ है। अब कितना होएगा? 75 उसमें से कम होएगा। कितनी संख्याओं पे प्रभाव पड़ेगा 75 से? टोटल संख्याएं कितनी थी? 150। टोटल संख्याएं कितनी थी? 150। तो टोटल प्रभाव कितना पड़ जाएगा? 75 का जो प्रभाव पड़ेगा वो सारी संख्याओं पे पड़ेगा 150 पे, क्योंकि माध्य तो सभी संख्याओं से होकर निकलता है। तो अब हमारे इसमें जो फर्क पड़ेगा वो कितने का होएगा? आधे का, मतलब कि 0.5 का। 75 कम होएगा तो मतलब कि एवरेज भी क्या रहेगा? माध्य होएगा वो भी कम ही होएगा। तो 0.5 माध्य जो है हमारा कम हो जाएगा। माध्य कितना दिया था इन्होंने हमें? 45। 45 में से 0.5 कम कर दूं तो 44.5, मतलब कि 44.5 जो होगा हमारा माध्य सही होगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सीधा सीधा क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है। 12.50 कोई रेट है 12.50 प्रति वर्ग मीटर की दर से एक कमरे पर फर्श बनाने में लागत जो है 3675 रुपए है। यदि चौड़ाई और लंबाई का अनुपात 2:3 है तो लंबाई क्या रहेगी? देखिए इसमें की जो है प्रति वर्ग मीटर की दर से है, एक कमरे में फर्श बनाना है। एक कमरे में फर्श है, मान लो ये हमारा पूरा कमरा है, कमरे में जो फर्श है वो हमारे इस तरह से होगा। जो फर्श का एरिया रहेगा नीचे वाला, उसमें हम टैल इस तरह से लगाएंगे, ये हमारी टैल लग जाएंगी। इसने कहा है कि एक टैल का जो रेट है 12.50 प्रति वर्ग मीटर है, मतलब कि एक वर्ग मीटर पे जो है 12.50 रुपए हमारे लग रहे हैं। और जो हमारा टोटल खर्चा आ गया, जो टोटल लागत आई है इसमें, वो आई है 3675। 3675 हमारी लागत आई है।
और एक का कितना है 1250, 12.50। दो जीरो से दो पॉइंट लगाऊंगी तो दो जीरो लग जाएगी, एक से ये एक कट जाएगा, ये हमारी कटिंग कितने पे हो जाएगी बताइए।
आइए क्वेश्चन नंबर 23। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए बी व सी किसी काम को 40, 60 व 80 दिन में पूरा कर सकते हैं। तीनों मिलकर कार्य शुरू करते हैं, परंतु ए ने कार्य समाप्त होने के 11 दिन पहले और बी ने कार्य समाप्त होने से 8 दिन पहले कार्य छोड़ दिया, तब कार्य पूरा होने में समय कितना लगेगा। देखिए, मैंने आपको बताया था कि कार्य जो छोड़ने के तरीके हैं वो दो तरीके हैं। जो कार्य छोड़ने के तरीके हैं वो कितने, दो तरीके से कार्य छूटेगा। या तो कार्य ऐसे छूटेगा कि हमारा कार्य कोई 30 दिन में पूरा होने वाला है, 30 दिन में पूरा होगा, और वो कोई आदमी जो है 2 दिन में या 4 दिन में स्टार्टिंग से जा रहा है कि काम तो स्टार्ट करा दिया उसने, लेकिन 2 दिन बाद, 4 दिन बाद वो कहता भाई मैं नहीं करने का, मैं तो रहा हूं, जा। अगर कोई बंदा जा रहा है तो हम क्या कहेंगे कि भाई अब 30 दिन में काम पूरा होना है, तूने तो 2 या 4 दिन में हाथ खड़े कर लिए, तूने तो 2 या 4 दिन में हाथ खड़े कर लिए, अब तू बीच में ऐसी डगमगाता रहेगा तो तुझे हम अभी भेज देते हैं। क्या कहेंगे, तुझे हम अभी भेज देते हैं, क्योंकि तूने अब आज बोल दिया, फिर 2 दिन बाद बोल देगा, फिर 4 दिन बाद बोल देगा, क्योंकि अभी कार्य तो हमारा कितने दिन चलेगा, 30 दिन, लंबा टाइम चलेगा, तो तू भाई निकल ले। हम क्या कहेंगे, तू निकल ले, अगर कार्य शुरू होने के बाद ही छोड़ के जा रहा है तो। या फिर ऐसा हो सकता है कि कार्य, दूसरा तरीका छोड़ने का यह है कि कार्य जो है 30 दिन में खत्म होना था, कार्य जो है 30 दिन में खत्म होना था, कार्य खत्म होने के 2 दिन पहले, कार्य खत्म होने के 2 दिन पहले कोई बंदा कह रहा है कि मैं तो जा रहा हूं, कोई बंदा कार्य खत्म होने से 2 दिन पहले कह रहा है कि मैं तो जा रहा हूं, तो हम उसे क्या कहेंगे कि भाई 2 दिन की और बात है, 2 दिन और कर ले, थम जा, यहीं रुक जा। अब हमें उसे रोकना पड़ेगा, क्योंकि कितने दिन की बात है, सिर्फ 2 दिन की, कार्य खत्म होने की बस खत्म हो जाएगा 2 दिन बाद, फिर तू भी फ्री और मैं भी फ्री। तो हम इस बंदे को क्या है, रोकने की कोशिश करेंगे। लेकिन जो स्टार्टिंग में एक नखरे दिखा रहा है कि तो निकल, इसको क्या कहेंगे हम, निकल। तो इसने क्या कहा है कि ए जो है कार्य समाप्त होने के 11 दिन पहले छोड़ रहा है, और बी जो है कार्य समाप्त होने के 8 दिन पहले छोड़ रहा है। मतलब 11 दिन बाद कार्य समाप्त हो लेगा, और भी अब छोड़ने की जिद पड़े हुए हैं, तो इन्हें हम क्या करेंगे, बीच में संभाल के रखेंगे, भाई थोड़े दिन की बात है, फिर तुम भी फ्री हो जाओगे और मैं भी फ्री हो जाऊंगा, तो इस कार्य को अभी बीच में से छोड़ के मत जा। तो इन दोनों को हमें अब यहाँ पे रखना पड़ेगा जबरदस्ती करके। तो अब देखो कैसे करना है जबरदस्ती। ए जो है 40 दिन में कर रहा है, बी जो है 60 दिन में कर रहा है, और सी जो है 80 दिन में कर रहा है। इन सबका जो एलसीएम होगा वो कितना हो जाएगा, 240। 40 छिक्का 240, 60 चौका 240, 80 तिया 240। अब देखिए, ए की जो है 6, बी जो है 4 है, और सी जो है 3 है। अब हम इन बंदों को जो है, ए जो है कितने दिन पहले कार्य छोड़ के जा रहा है, 11 दिन पहले। एक दिन में जो ए 6 काम करेगा, एक दिन में जो है 6 काम करेगा, तो 11 दिन में कितना काम कर लेगा ए, 11 दिन में काम कर लेगा 11 गुना 6, 66 वर्क तो ए कर लेगा भाई 11 दिन में। अब जो है बी है, बी जो है कार्य समाप्त होने से 8 दिन पहले जा रहा है, बी जो है कार्य समाप्त होने से 8 दिन पहले जा रहा है। एक दिन में बी का जो वर्क है कितना है, 4, एक दिन में बी का वर्क 4 है, तो 8 दिन में कितना वर्क करेगा ये, 32। कितना वर्क कर लेगा, 32। जब भी हम एलसीएम लेते हैं, जो हमारा टोटल होता है, ये होता है हमारा वर्क, ये क्या होता है हमारा वर्क। टोटल वर्क कितना है हमारा, 240। टोटल वर्क जो है 240। इन दोनों बंदों को भी हमें पकड़ के रखना है, इन दोनों बंदों को हमें पकड़ के रखेंगे तो इसका कार्य जो है इसमें जोड़ देंगे, इसका कार्य जो है इसमें जोड़ देंगे, जितना भी ये कार्य करेंगे। कितना कार्य कर लेंगे दोनों के दोनों, 98। तो इसमें जो है हमने ये 98 ऐड कर दिया। अब ये कार्य जब हमने इन दोनों को पकड़ के रख ही लिया, तो हम इन तीनों की वैल्यू क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। ए 6 काम कर रहा है, बी 4 काम कर रहा है, सी 3 काम कर रहा है, तो टोटल काम कितना कर रहा है ये, 13 काम। इनको ऐड करिए, 9 और 4, 13 का 3 हासिल को 1, 33। डिवाइड कीजिए, 13 एकम 13, कितना बचेगा, 10। 13 अट्ठे, नहीं, लगभग लगभग में आएगा फिर तो आंसर ये। 13 सत्ते 91, 13 अट्ठे 104, 13।
लगभग लगभग आंसर हमारा कौन सा बैठ जाएगा? जोड़ा ठीक है हमने। 11 छिक्का 66, 8 चौक 32, 6 2 8, 6 और 3 9, 8 9 और 4 13 का 3 हासिल को 1, 6 4 10 और 3 13। ठीक जोड़ा है बिल्कुल। 13 एकम 13, 1 मिनट, 13 एकम 13, 13 दूनी 26 चलेगा ये। 13 दूनी 26, मैं 23 समझ रही हूँ। 13 दूनी 26, कितना बचेगा 7। और जी 13 से ये 78, 13 छिक्का 78। तो कितने दिन हुए? 26 दिन। कितने दिन लगेंगे? 26 दिन में जो है कार्य हमारा पूरा हो जाएगा। अब देखिए इन्होंने कहा है 24 है नेक्स्ट क्वेश्चन। अंडर रूट में 150 माइनस अंडर रूट में है 54 माइनस अंडर रूट में है 24। इसका जो है मान कितना रहेगा? इसका मान जो है कितना रहेगा? 150 को मैं क्या लिख सकती हूँ? 150 को मैं लिख सकती हूँ 25 छिक्का 150, 25 छिक्का 150 माइनस इसको क्या लिख सकती हूँ मैं? 9 छिक्का 54, 9 छिक्क 54। आगे कितना है? 24, 24 को लिख सकती हूँ मैं 4 छिक्का 24, 4 छिक्का 24। 25 का बाहर निकाल दूंगी 5, अंदर 6 बच जाएगा जिसको कुछ नहीं निकलने का बाहर है। 3 निकल जाएगा 9 का बाहर, अंदर ऐसे 6 बच जाएगा। और 2 निकल जाएगा 4 का बाहर, अंदर ये 6 बच जाएगा। 5 में से 3 गए 2, 2 में से 2 गए 0। तो इसका मतलब इसका जो आंसर कितना हो जाएगा? 0। मतलब कि ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि किसी टीम में 8/15 जो है लड़कियां हैं, कोई टीम है, टीम जो है हमारी 8/15 कितनी है? उसमें लड़कियां हैं, तब लड़के और लड़कियों का अनुपात क्या होगा? उनकी संख्याओं में अनुपात पूछा है। कोई टीम है हमारी, टीम में हमारे जो है गर्ल्स भी है बॉयज भी है, गर्ल्स भी है और बॉयज भी है। इसने बोला है कि 8/15 लड़कियां हैं। आपने कभी देखा हो कि अगर इस तरह से लिखा है तो नीचे वाली संख्या जो होती है हमेशा टोटल रहती है। नीचे वाली संख्या क्या रहती है? टोटल। 8/15 लड़कियां हैं, मतलब कि टोटल 15 तो बच्चे हुए और 8 उसमें क्या है? हमारी लड़कियां हैं, गर्ल्स हैं। 8 कितनी है? लड़कियां हैं। अब 8 इसमें जब हमारी लड़कियां हैं, ये रही, टीम टोटल 15 है, तो बॉयज कितने बचेंगे हमारे? 7। बॉयज कितने बचेंगे हमारे? 7। तो बॉयज और गर्ल्स में रेशो पूछा था, लड़के कितने हैं? 7 और लड़कियां कितनी है हमारी? 8। तो 7:8 हमारा ऑप्शन नंबर 1 इसका सिंपल सीधा सीधा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है। ए और बी का जो अनुपात है वो 2:3 है। A/B बराबर 2:3 है। B/C बराबर 4:5 है। तब हमसे C/A का रेशो पूछा है। देखिए हमें कंडीशन सेम ऐसी मिलनी चाहिए, एरो इस तरह से होना चाहिए, कंडीशन हमारी मिल रही है, सही है। अब हमें निकालना है A/B/C। इसमें क्या बनाएंगे हम? उल्टा n। इसमें क्या बनाते हैं हम? उल्टा n। 5 3 जा 15, 5 3 जा 15, इसे 4 2 जा 8 और 4 3 जा 12। तो हमारा रेशो जो आएगा 8:12:15। ये रेशो बना है A/B/C का। आगे से पूछा क्या गया है? C/A का जो है अनुपात कितना रहेगा? C हमारा कितना है? 15, A कितना है हमारा? 8। तो C/A का जो अनुपात पूछा है वो हमसे 15:8, 15:8। मतलब कि ये वाला हमारा ऑप्शन हो जाएगा, ये 15 है, 15:8 हमारा इसका सीधा सीधा आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 26। 4√6 और 2√24 का गुणनफल कितना रहेगा? देखिए 4√6 है और ये 224 अंडर रूट में, इसका जो गुणनफल क्या रहेगा? 24 को मैं क्या लिख सकती हूँ? अंडर रूट में 6 गुना 4, 4√6 ये 2, 6 इंटू 4, 6 चौक 24 ही रहेगा। 6 और 6 रूट 6 जब रूट 6 से कटेंगे तो ये बन जाएगा 6।
4 ये 2 ये 4 इंटू 2, एक ये वाला 6 निकलेगा बाहर और 4 का जो बाहर निकलेगा 2, मल्टीप्लाई कीजिए। 4 2 जा 8, 8 6 जा 48, 48 2 जा 92, 6 दूनी 12 दूनी 24, 24 चौका 96, तो 96 इसका सिंपल सिंपल हमारा ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 28 है। अंडर रूट में 8 प्लस अंडर रूट में 18 है, इसकी जो है वैल्यू क्या रहेगी, इसका मान हमसे पूछा है। तो रूट 8 को मैं क्या लिख सकती हूँ, 4 2 जा 8, ये लिख सकती हूँ मैं 9 2 जा 18, 4 का बाहर निकाल दूंगी तो 2, अंडर रूट में ये वाला 2, 3 का बाहर निकाल लूंगी 9 आ जाएगा, 9 के बाद 3, अंडर रूट में ये वाला 2, 2 और 3 5, 5 रूट 2 हमारा इसका ऑप्शन नंबर बी सीधा सीधा आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 29 है। tan 2 थीटा बराबर है कोट थीटा प्लस 6, तब हमारा थीटा की जो है मान क्या होगा, थीटा हमें फाइंड आउट करना है। देखिए जब हमारा tan और कोट होता है हमेशा ऐसे जो हमें यहाँ पे लिखे होते हैं वो हमेशा कैसे होने चाहिए, अपोजिट। अपोजिट का मतलब tan जो है कोट के अपोजिट होता है, हाँ जी। जो कोसेक है वो साइन के अपोजिट होता है और जो सेक है वो कोसेक के अपोजिट होता है। तो tan को जब हम मैं इसमें माइनस करके देखती हूँ तो यह 90 माइनस वाला रूल लगाएंगे। 90 माइनस वाला रूल का मतलब है कि अगर मैं 90 माइनस थीटा लिखती हूँ तो ये tan थीटा होता है। अगर मैं कोट को 90 माइनस थीटा लिखती हूँ तो ये किसकी वैल्यू रहेगी, tan थीटा की। तो tan थीटा की वैल्यू कब रहती है, जब कोट लिखो और 90 माइनस वाला रूल लगाए। तो इसमें मैं tan 2 थीटा कब आएगा, थीटा की जगह कोई भी वर्ड हो सकता है, ए बी सी कोई भी जो भी वो देना चाहे। तो इसकी जगह मैं लिख सकती हूँ कोट 90 माइनस 2 थीटा, क्योंकि इसने हमें कितना दिया है 2 थीटा। कोट को जब मैं चेंज करूंगी तो tan 2 थीटा हमारी वैल्यू आएगी, यही वाली बन जाएगी। आगे इक्वल टू है कोट थीटा प्लस 6। अब देखो इधर भी कोट इधर भी कोट, कोट कोट हमारे कैंसिल आउट हो जाएंगे। यहाँ 90 माइनस 2 थीटा बराबर थीटा प्लस 6। अब इसमें देखिए ये 2 थीटा इधर माइनस में उधर किस में जाएगा, प्लस में, तो थीटा प्लस 2 थीटा, ये इधर 6 प्लस में इधर आएगा माइनस में 90 माइनस 6, 84 इक्वल टू 3 थीटा। 3 से काटिए, 3 से कटेगा 3 2 6 और 3 8 24, मतलब 28 इसका ऑप्शन नंबर ए सीधा सीधा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अंडर रूट में 1.69 प्लस अंडर रूट में 0.49 और इनटू में 400। अंडर रूट में 169 हमारा होता है 13 का, 2 के बाद पॉइंट है तो हम जब बाहर निकालते हैं तो 1 के बाद पॉइंट लगा देते हैं। ये होता है हमारा 49 7 का, 2 के बाद पॉइंट है तो हम 1 के बाद पॉइंट निकाल देंगे जब बाहर निकालेंगे। और 400 का होता है 20। इन दोनों को ऐड करूंगी 2 इंटू 20 कितना हो गया 40। 40 मतलब ऑप्शन नंबर बी इसका सीधा सीधा सिंपल सा आंसर आ जाएगा। तो हमने एनटीपीसी 2025 की जो हम प्रैक्टिस सेट कर रहे थे, प्रैक्टिस सेट आज हमारा थर्ड था, जिसमें हमने 30 क्वेश्चन ओवरऑल खत्म कर दिए हैं। तो आपको ये सेट कैसा लगा कमेंट्स में जरूर बताएं। और जितने भी आपके फ्रेंड्स हो रिलेटिव्स हो जो इसमें मतलब कि एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हो उन्हें ये वीडियो जरूर शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अच्छा, धन्यवाद।